नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सलाह, सवाल और सियासत पर। जी हाँ, यूँ तो दुनिया का हर छठा शख्स भारतीय है, लेकिन फिर भी संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीयों को 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया है कि समाज नष्ट ना हो, इसलिए सभी को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि अब उनके इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे मजहबी चश्मे से देखने के साथ ही इसे बेतुका बयान बता रही है। तो बीजेपी का कहना है कि भागवत ने जनसंख्या दर में गिरावट को लेकर चिंता जताई है। लेकिन सवाल यह है कि मोहन भागवत के बयान के क्या मायने निकाले जाएं और उनकी चिंता जनसंख्या दर में गिरावट को लेकर थी या फिर अल्पसंख्यकों की बढ़ती आबादी को लेकर है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मोहन भागवत का बयान, छिड़ गया घमासान। एक है तो सेफ है, गजवा है हिंद, ये तमाम मुद्दों पर इन दिनों प्रदेश की राजनीति में उबाल है। लेकिन इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए बयान से मजहबी सियासत को एक और नई बहस मिल गई है। दरअसल हुआ यूं कि कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे दी। अब उनके इस बयान को लेकर सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने तंज कसा कि बढ़ती हुई आबादी से देश के हाल वैसे ही बद से बदतर हो चले हैं, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही, आर्थिक संकट चरम पर है। लिहाजा ऐसे बयान देकर जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की सरकार में निरंतर हिंदुओं को खतरे में बताया जा रहा है। जिस प्रकार से हिंदुओं से आह्वान किया जा रहा है कि वह अधिक से अधिक बच्चे पैदा करे, कोई कह रहा है 3 बच्चे पैदा करे, कोई कह रहा है 10 बच्चे पैदा करे। आज जिस तरीके से देश में जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है, हम अधिक आबादी की दंश को झेल रहे हैं। निश्चित ही इस प्रकार के बयान अपने आप में दुखद हैं। इस तरीके के बयान पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार के बयानबाजी पे अंकुश लगना चाहिए और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए क्या वो इन बयानों के साथ है या इन बयानों के विरुद्ध है। मोहन भागवत के बाद अब कुछ साधु संत हिंदुओं से 10-10 बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं और इसके पीछे इनका तर्क ये है कि हिंदू राष्ट्र के लिए ऐसा करना जरूरी है। खैर, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि संघ प्रमुख ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देकर इसके अलग मायने निकाल रही है। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा वो सुनिए। परम पूज्य सरसंघचार्य जी ने जो विषय देश के समक्ष रखा वो विषय उन्होंने साइंटिफिकली एविडेंसेस के आधार पर रखा। उन्होंने कहा है कि जो सभ्यताएं जिनका फर्टिलिटी रेट 2.1 के नीचे चला जाता है तो निश्चित रूप से उन सभ्यताएं विलुप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है एक समाज में चिंतन होने की आवश्यकता है, मनन होने की आवश्यकता है। यदि कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है तो कांग्रेस इस बात पर अपने जो तुष्टिकरण वाली राजनीति है, वो गट्ठा वोट बैंक जिसको संभालने का हमेशा काम करती है, उन पर भी प्रजनन दर पर कभी कांग्रेस चिंता कर ले। मोहन भागवत के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को चिंता का विषय जताया था और कहा था कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी। लेकिन अब उनकी सलाह को सियासतदान मजहबी चश्मे से देख रहे हैं और अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। इसके साथ ही कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले प्रभु जी, आप ही के पास कि जो फर्टिलिटी रेट की बात की है 2.1 की, और अभी जो हम देख रहे हैं कि 1.75 हो गई है हिंदुस्तान में, और तमाम सारे जो सर्वेक्षण करता है या हम कहें जनसंख्या एक्सपर्ट हैं वो ये बताते रहे हैं कि अगर 2.1 से अगर कोई भी सभ्यता फर्टिलिटी रेट कम होता है तो फिर वो संकट में आने लगती है। अगर 2.1 है या उसके ऊपर है तो फिर वो मैनेजमेंट चलता रहता है। अब चूंकि 145 करोड़ हो गए हम, तो सवाल उठ रहा है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लेकिन जो उसके फ़ायदे हैं वो भी हम देख रहे हैं, उसके नुकसान भी हम देख रहे हैं। और इन सब के बीच डॉक्टर मोहन भागवत का ये बयान कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, जो सैद्धांतिक तौर पर जो बात उन्होंने कही है वो एक तरीके से सही है कि जब भी जो है जनसंख्या घटती है किसी समाज की तो उस समाज की जो है जो संस्कृति है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि दूसरे समाज के लोग यदि वहाँ पर ज़रूरत है, क्षेत्रफल बड़ा है,
कारोबार ज़्यादा होने हैं, वहाँ पर संभावना है, तो दूसरे वर्ग के, दूसरे समाज के लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे जो है उस समाज अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो देता है, विलुप्त हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे देशों के, बहुत सारे समाजों के ऐसे उदाहरण सामने हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ पर ये है मनोज जी, पूरे मामले में जी कि आप एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं फर्टिलिटी रेट घट जाएगा, तो बढ़ना चाहिए, 2.1 से कम नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे देश में, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यदि हम इसको पुरातन काल से देखें तो हमारे यहाँ मुस्लिम आए, वो यहीं बस गए। उसके पहले का हमारा समाज दूसरा था, फिर बाद में दूसरा हो गया। आज 20% आबादी अल्पसंख्यकों की उनकी है। इस क्रिश्चियंस आए अंग्रेज़ों के साथ, तो वो यहाँ बस गए, वो हो गए हमारे देश में। किस समाज की बात कर रहे हैं मोहन भागवत? सबसे पहले तो उनको इसका खुलासा करना चाहिए। क्या जो मिली जुली संस्कृति हमारी है, उस पूरी संस्कृति की बात कर रहे हैं, या किसी हिंदू पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, या मुस्लिम की बात कर रहे हैं, या और किसी ईसाई समाज की बात कर रहे हैं? ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए था। और इस पूरे मामले में रही बात इसकी, तो जिन देशों में, चाइना जैसे देश हैं, नहीं, लेकिन अतीत में जो उन्होंने बयान दिए वो हिंदुओं को लेकर दिए, हाँ, इसलिए उसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि तो फिर संभवतः हिंदुओं के लिए देश का संविधान उसकी इजाज़त नहीं देता है। जब भारत सरकार आबादी विस्फोट की समस्या से जूझ रही है, एक तरफ तो आप आबादी घटाने के उपाय आप लोगों को सिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, ये स्लोगन आज भी सरकार के जो स्वास्थ्य केंद्र है गाँव में, वहाँ पर भी लिखे जाते हैं। एक तरफ तो आप ये सिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्राडिक्टरी है। आपको एक दिशा लेनी होगी, एक लाइन लेनी होगी कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, और किसको इसका फ़ायदा हो, किसको इससे नुकसान होगा। पूरी चीज़ें खुलकर बात करनी चाहिए। जो संघ की जो शैली है, गोलमाल बात करना, मोहन भागवत की अपनी शैली है, उसमें उन्होंने बात की। मैं जो बात कर रहा था, चीन जैसे देश हैं जहाँ पर आबादी का अनुपात घट गया है, तो वहाँ पर सरकार जो प्रोत्साहन देती है। और भी कई देश हैं जहाँ पर कि आबादी बढ़ाने के लिए लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आबादी कम हो गई है उन देशों की। जापान भी देख रहे हैं कि बुड्ढों का देश कहने लगे उसको, तो उनको जो है अपनी जनसंख्या को लेके उनको लग रहा है कि उनके यहाँ जो है नए खून, नई रवानी आने के लिए आबादी उनकी कम होती जा रही है, तो विलुप्त होने के कगार पे पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर ही हो रहा है। एक बात ये भी है। दूसरी बात यह है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पर कि छोटे जोत के किसान हैं, जहाँ पर अब लोगों के पास उतना बेरोजगार ज़्यादा है, रोजगार की संभावनाएं कम है। हमारी यदि हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय जो अभी 2024 की जो है 2.25 लाख रुपए है, और अमेरिका से तुलना करते हैं तो वहाँ 71 लाख रुपए है प्रति व्यक्ति आय। तो आप इस अंतर को देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय हमारी उतनी नहीं है कि वो व्यक्ति 2 बच्चों को भी ढंग से पढ़ा लिखा पाए, लालन पालन कर पाए, क्योंकि हमारे देश की सारी व्यवस्थाएँ वैसी हैं। आप बीमार पड़ गए तो आपको निजी अस्पताल में जाना है, तो आपको जो लाखों का खर्च आएगा। सरकारी अस्पताल जाएंगे तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। गरीब के लिए सरकारी अस्पताल है ना, संसाधन सीमित है, उसके पास बजट कम है, तो वहाँ जाएगा। शिक्षा की बात कर लीजिए आप, गरीब के पास वो जो है बड़े स्कूलों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षा जीरो है, जहाँ की खबरें हम रोज़ देखते हैं कि टीचर को ही पढ़ाना नहीं आता तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे वो। एक तरफ वो जो है जो साधन संपन्न लोग हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, जिनके पास जिनकी आय ज़्यादा है, वो जो है बहुत अच्छे स्कूलों पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे हाई क्लास में निकल रहे हैं। IAS अफसरों की बात कर लीजिए, चाहे नेताओं की बात कर लीजिए, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका रहन सहन, उनका जो समाज है, उनका जो कल्चर, वो बिल्कुल अलग होता है। तो हम एक देश में 2-3 प्रकार के अलग अलग समाजों में रहते हैं। इस तरीके से हम देखें, यदि जाति पर, धर्म पे ना जाएं तो उस देश में जहाँ पर कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो वहाँ पर आप कैसे लोगों को ये सलाह दे सकते हैं कि आप जो है आबादी बढ़ाइए, क्योंकि वो आबादी तो बढ़ा लेगा, लेकिन उनका लालन पालन कौन करेगा, उसके परिवार का खर्चा कौन उठाएगा। तो यदि यही है तो संघ प्रमुख को ये सलाह प्रधानमंत्री को देनी चाहिए कि देश में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, शायद स्विट्जरलैंड में ऐसा है और कई देशों में है कि वहाँ पर जो है बच्चा पैदा होता है तो उसका पूरा खर्चा जो है, अस्पताल का जो इलाज फ्री है सरकार की तरफ से, शिक्षा फ्री है सरकार की तरफ से, टैक्स सरकार जो है करीब उनकी जो आय है उसका जो है 40% या 50% टैक्स लोगों से लेती है, तो सारे खर्चे जो है उसके सरकार वहन करती है। तो वैसे ही कोई व्यवस्था भारत में कर दें कि सरकार ही उनका वहन करे पूरा का पूरा, पूरे एजुकेशन, एक जैसी एजुकेशन कर दी जाए, उसका कैटेगराइजेशन ना हो कि कॉन्वेंट है, हाई क्लास का स्कूल है, नीचे क्लास का स्कूल है। सरकार ही आप देखिए जो है उत्कृष्ट विद्यालय खोलती है, एकलव्य विद्यालय खोलती है और एक सरकारी स्कूल खोलती है। सरकार ही यहाँ भेदभाव कर रही है, तो अब फिर आम जनता से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, समाज से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहन भागवत बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कि उसको अमल में कैसे लाना है उसके बारे में उनको सरकार को दिशा निर्देश देनी चाहिए।
सरकार उनकी सुन सकती लेकिन है। आपको लगता है कि संघ प्रमुख कौन होते हैं सरकार को दिशा निर्देश वाले? ये तो एक वो आपने सुझाव दे दिया। नहीं तो लेकिन जी आऊँगा मैं दोबारा। तिवारी जी, एक और चीज़ है ना कि ये जो जनसंख्या की बात है कि जब अंग्रेज गए थे तब हम 33 करोड़ थे, 145 करोड़ है। हमारे यहाँ देश में 2 करोड़ 40 लाख रोज ट्रेन में सफ़र करते हैं। इतनी कई देशों की आबादी नहीं है। हिंदुस्तान में 25% लोग शाकाहारी हैं। अगर दुनिया की तमाम 125 देशों की आबादी उतनी नहीं है जितने हमारे यहाँ शाकाहारी लोग हैं। तो ये सवाल आज़ादी की बात से उठ रहा था कि इतने करोड़ लोगों का बोझ कैसे सहेंगे। 145 के बाद भी हम अगर ग्रोथ कर रहे हैं, कुछ क्षेत्रों का प्रभु जी ने ध्यान दिया, निश्चित तौर पर सुधार की ज़रूरत है। और अमेरिका में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वो अगर जिनको सीख दे रहे हैं तो या तो उनका सीधा सीधा नाम ले लें। लेकिन जो इशारा है, जो आप हम समझ रहे हैं, बाकी लोग समझ रहे हैं। क्योंकि 1951 से 2011, क्योंकि पिछली जनगणना तभी हुई थी, तो हिंदुओं की आबादी थी 83.8, जो अब घटकर हो गई है, कम हो गई है। और इसके माफ़ कीजिए 88 से 83 हो गई है। और अल्पसंख्यकों जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया है, उनकी आबादी 9.8 से बढ़ के 1.4 14.2.8 हो गई है। और ये जो प्रजनन दर घटी है उसके कारण देख रहे हैं कि पारसियों की संख्या लगातार देश में घटी है, जैनों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये उसके दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। देखिए मनोज जी, जिस तरह से जनसंख्या की बात मोहन भागवत जी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये वो है और गंभीर विषय है कि क्या है जो हिंदुत्व का मामला है और जो क्रिश्चियन है, अल्पसंख्यक हैं, उन समुदाय को अगर देखें तो हिंदुत्व जो है भूटान, नेपाल और भारत, ये 3 जगह इनकी स्थिति मानी जाती है। लेकिन अब भारत में ही आप इनकी जनसंख्या देखिए कम हो रही है। और उसका कारण ये है कि अब लोग जो पढ़ लिख के आ रहे हैं, जो बाहर बच्चे नौकरी में जा रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि कम से कम बच्चों की संख्या रहे। और देश में जो जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण पे बातचीत कई बार उठी, सरकारों ने इस मुद्दों को उठाया भी, तो उसमें कमी आए। लेकिन सरकार, आप देखिए सरकारें जितनी भी हैं बीजेपी की, मध्य प्रदेश में हो, जहां भी हो, उत्तर प्रदेश में हो, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का प्रयास कर रही है इसी तरह से, और प्रचार प्रसार भी इसी तरह से हो रहा है। और मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं क्या हमारी प्रजनन दर कम हो रही है इसलिए आप 3 बच्चे पैदा करें। तो मुझे लगता है कि दोनों में बड़ा अंतर है। बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है, जो इनका काम है, उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण हो। वो ये कह के नहीं नियंत्रित करे, वो हिंदू के लोग जो है, हिंदू लोग हैं, उनको जनसंख्या उन पर नियंत्रण। कोई नौकरी कर रहा है, उस पे अगर 3 बच्चे हो गए तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। कोई अगर जिला पंचायत या जनपद पंचायत में चुनाव लड़ रहा है तो उस पर रोक लगेगी और वो 3 बच्चे या 4 बच्चे नहीं कर पाएगा। तो अगर सरकारों को इस पे अगर विचार करना है तो पहले सरकारों को विचार करना पड़ेगा कि हमको जनसंख्या पे नियंत्रण चाहिए कि जनसंख्या बढ़ानी। दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक पहले की अपेक्षा बढ़े। आप देखें तो 30 करोड़ जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक में है। वो क्रिश्चियन समुदाय भी है, अल्पसंख्यक भी है उसमें। वो कई सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो बाहर से हमारे यहाँ आए और जो यहाँ भी रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले संघ को ये विचार तय करना चाहिए कि जिनसे हम बात कर रहे हैं उनकी जहाँ सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, कई सरकारें जहाँ जहाँ, उन सरकारों से ये पहल करें, ये बात करें जनसंख्या नियंत्रण करना है या जनसंख्या बढ़ानी। और निश्चित तौर पर ये उनके लिए आबादी घटने का सहयोग है, इसी वजह से उन्होंने बोला भी। और जो बात संघ रख रहा है वो बड़ी प्रासंगिक बात है। इसके है कि हिंदुओं की आबादी अब धीरे धीरे कम होती चली। अगर आप बच्चे नहीं पैदा करोगे तो निश्चित तौर पर आबादी घटेगी। और आप देखें तो दूसरे देशों में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं और किसी तरह से कोई मामला नहीं है। चाइना को छोड़ दिया या जहाँ बहुत ज्यादा आबादी हो गई है देशों को छोड़ दे, उसके अलावा कहीं इस तरह का माहौल नहीं आता है कि आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है। और निरंतर उनकी आबादी बढ़ रही है। वहाँ कई जगह समतुल्य स्थिति में है। जो अमेरिका जैसे है वहां जितनी आबादी थी, थोड़ा 1-2% का मामला रहता होगा, लेकिन वो समतुल्य स्थिति में है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में एक बड़ा तबका जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका कारण है कि उसमें कोई अंकुश नहीं है। वो अपने कानून को, अपने नियमों को मानते हैं। वो 3 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। उनके यहाँ 3-4 शादियां करने का भी प्रावधान है। लेकिन हिंदू उसमें ये चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो चिंता हिंदुओं के लिए है, संघ की चिंता। और इसको सबसे पहले संघ को निर्देश तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सुझाव सरकारों को देना चाहिए। केंद्र सरकार को भी एक सुझाव दें, क्योंकि सरकार है और जिसके पृष्ठभूमि को मानते आए हैं,
तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को भी ये सुझाव देना चाहिए, जिस आधार पे हम जनसंख्या नियंत्रण करने की बात कर रहे हैं वहां जनसंख्या कैसे बढ़े। तो ये बात इनको सुझाव के आधार पर इन सरकारों को देना चाहिए। सरकारें ही तय करें कि भाई संख्या बढ़ानी है कि घटानी है। और जब सरकारी पहले से प्रारूप तय कर ले रही है कि जनसंख्या नियंत्रण करना है, जनसंख्या में बढ़ने से दिक्कतें आ रही हैं, तो नौकरियों में प्रावधान कर दिया है, चुनावों में प्रावधान कर दिया है। आप लोकसभा विधानसभा को छोड़ दें तो लगभग कई सारे ऐसे चुनाव हैं, पंचायतों के हैं और नगरीय प्रशासन में भी है, पार्षद और सबके, सरकारी जिनके नौकरियां कई 3 राज्यों बच्चे में हैं। इसी प्रकार कर दी है उन्होंने कि 2 से ज्यादा हाँ, बच्चे तो हैं तो आप नौकरी जिनके के लिए 3 बच्चे योग्य हैं नहीं है। वो इसमें योग्य नहीं होंगे। तो मुझे लगा और सरकारी जो सुविधाएं हैं उसको भी उपयोग नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अब सरकारों को ये विचार करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और उसका दिशा तय करना इस सरकार का काम है। मोहन भागवत जी का काम कहना है। उनको ये लगा कि जिस तरीके से जनसंख्या हिंदुओं की कम हो रही है, उससे आने वाले समय में हमारे लिए खतरे का विषय है, एक विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने अपनी बात रख दी है कि सरकारों को फैसला करना है कि हमको आबादी में किस तरह का निर्णय लेना है, और ये केंद्र सरकार, देखिए, आपको नहीं राज्य लगता सरकारों आबादी से ज्यादा तय करता है। महत्वपूर्ण है कि सरकार ये निर्णय ले कि जो आबादी है मौजूदा दर में अभी है उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, अच्छी सड़क, बिजली, तमाम सारे संसाधन वो क्यों ना मिले उनको? बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए क्या है, जिस तरीके से आबादी बढ़ी है उस तरीके से संसाधन भी बढ़ाने का सरकारों को प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरा यह मानना है कि सरकारों को विषय पे चिंता करने की, एजुकेशन बच्चों का फ्री हो, हेल्थ की सुविधा हो। कई सारे आप देशों में देखिए तो एजुकेशन का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, और कई देशों में शिक्षा फ्री। दूसरी बात, हेल्थ के लिए स्वास्थ्य कई जगह फ्री है, जिससे सबसे बड़ा जो खर्चा होता है किसी व्यक्ति का वो शिक्षा में और स्वास्थ्य में जाता है। अगर ये 2 चीजें व्यवस्थित हो जाए तो मुझे लगता है कि फिर बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी, और परिवार जो है उसको भी आगे पढ़ाई में और जो स्वास्थ्य के लिए पैसे खर्च होते हैं उससे कहीं ना कहीं बचत होता है, क्योंकि आय तो सीमित संसाधन के माध्यम से है और उसमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है। तो इनको अब सरकारों को इस दृष्टि में देखना पड़ेगा कि हम जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, आबादी हमारी बढ़ रही है, उस तरह से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। तो ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जो है 1950 के आसपास 170 करोड़ के आसपास होंगे, उसके बाद जनसंख्या दर में गिरावट आना शुरू होगी। अभी हम दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्किंग फोर्स कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, फिर धीरे धीरे वो बुजुर्गों के देश में तब्दील होता जाएगा। तो अगर साइंटिफिक तरीके से देखें तो भी जनसंख्या वृद्धि का सुझाव तार्किक लगता है, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि वो किसको मैसेज दे रहा है। या तो सरकार एक नियम बना दे, लेकिन वो इतना आसान है नहीं कि आप पिक्चर आपको अच्छी लगी और आपकी एक राज्य सरकार ने कहा टैक्स फ्री, दूसरे ने कहा टैक्स फ्री, तो ऐसे कल कोई कानून बना दे भैया 3 बच्चे करो, 5 बच्चे करो तो सरकारी नौकरी देने लग जाएंगे या नौकरी नहीं जाएगी। देखिए मनोज जी, जो आपने बात कही वो तार्किक रूप से उस हिसाब से तो ठीक है। हमने देखा है कि चीन एक समय पे कैसा था और आज की तारीख में बुजुर्ग में है। तो हम जब युवा आबादी हमारी ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा कि यदि हमने जनसंख्या को एक पैमाने पे नहीं रखा तो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे हिंदुस्तान में, युवा कम हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, पहले सरकार का फोकस था कि आबादी को रोका जाए, तो तरह तरह की योजनाएं लेकर आए, तरह तरह के प्रोत्साहन दिए गए, पैसे दिए गए, लाइसेंस तक की बात करते हैं हम। देखिए आप रेसो जब लड़कियों का लड़कों का कम हुआ तो आपातकाल में तो कुंवारे लोगों की नसबंदी कर सरकारी नौकरी में अभी भी प्रतिबंध है 2 से ज्यादा बच्चे। तो आप देखिए जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो जनगणना हुई है 2011 में, उसके आंकड़े देखे जाएं तो उस पर भी विवाद है, और जिस रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं वो तो उस पर भी एक तरह से दूसरा पक्ष कहता है कि प्रतिशत निकाला गया है। उसमें भी ये बात कही जा रही है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और बाकी के देश 167 देशों का अध्ययन किया गया है। तो ये जो हमारे देश की जो बात की जा रही है, यदि बांग्लादेश में बात करें तो बहुसंख्यक वहाँ बढ़े हुए हैं, अल्पसंख्यक को घटोतरी हुई है। लेकिन यदि हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसा क्यों हुआ है? मुझे लगता है कि मनोज जी ये सब तरफ से हुआ है। आप देखिए कि हम अपनी पीढ़ियों पर जाएं तो पहले परिवार कितने बड़े होते थे, जैसे जैसे एजुकेटेड हो गए, जो प्रभु जी ने कहा कि अब कैसे लालन पालन बेहतर तरीके से किया जा सके, कैसे उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके, अच्छा स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके, तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि उस जागरूकता आई तो लोगों ने जनसंख्या की दर को जो थी उसको कम करने की कोशिश की।
एक बच्चे तक लोग सीमित हो गए। पहले हमने देखा था लड़के नहीं होते थे तो लड़कियां 6-6, 7-7 हो गई तो लड़के की चाह में आप देखिए बिल्कुल बढ़ते चली जाती थी। लेकिन अब आप देखिए लोगों में जागरूकता आई कि एक बेटी है, 2 बेटी हैं, तो आप देखिए कि नसबंदी का रेशो हम वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में ये कुछ हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, अल्पसंख्यकों में भी देखा है मनोज जी हमने, बिल्कुल कि कई किस सारे तरह परिवार से ऐसे जो हैं। शिक्षित परिवार हैं तो उनके हमने देखा है मुस्लिम परिवारों में भी कि बच्चे 1 या 2 हैं, और जो 4-4, 5-5 शादियों की बात करते हैं वो अशिक्षा के कारण हम देखते हैं कि एक वर्ग में जाके, यदि हम तमिलनाडु की बात करें, बिहार की बात करें, तो तमिलनाडु में आप देखोगे कि मुस्लिम आबादी किस रेशो से बढ़ी है, कम है। आप देखिए यदि बिहार में चले जाएंगे तो अशिक्षा उसका एक कारण है ना, गरीब तबका जो है वो इस तरह से वहाँ पे जनसंख्या का रेशो बढ़ता जाता, घटता जाता। तो एजुकेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब मोहन भागवत के जिस बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो चुनाव के दौरान बीच में आया है, और जो एक तरह से उस पर चर्चा होनी भी चाहिए यदि बयान आए, कोई रिपोर्ट भी आए तो, लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए अल्पसंख्यक कैसे कम हो गए, पारसी उसमें कम हो रहे हैं, लगातार कम हो रहे हैं, क्योंकि और उसमें आपने देखी कि जैनों और सिखों की संख्या में थोड़ा सा अंतर आया, सिखों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात करें जो नेपाल में हमने देखा है कि 3.6% की घटी है हिंदुओं की, और जो आप बात कर रहे थे 84% थे हम 50 में, 78% हो गए हैं। तो घटी किस वजह से? शिक्षा की वजह से घटी हुई है। तो अब आपको यदि बढ़ाना है तो किस दिशा में बढ़ाना होगा, उस पर विचार करना होगा। अल्पसंख्यकों की जब आप बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यकों को भी तो योजनाओं का लाभ तब नहीं मिलेगा ना आपको, यदि उसमें भी कुछ राज्यों की बात करें, और उसमें भी एक चीज और आई है कि जो संख्या की बात करें, हम मुंबई की बात कर लेते हैं तो मुंबई में घुसपैठियों का रोल ज्यादा है उसमें। तो सरकार कई सारे राज्यों में कई सारे राज्यों को सरकार को ये पश्चिम देखना बंगाल, होगा कि असम के सिर्फ कई जिलों में। जनसंख्या वृद्धि क्या प्रजनन तरीके से या हिंदुस्तानी रह रहे हैं उसकी वजह से बढ़ी है, या मुस्लिमों की आबादी जो घुसपैठियों की वजह से बढ़ी है, खासतौर से बांग्लादेश की। तो मुझे लगता है कि इस पर यदि फोकस करेंगे तो ये जो अंतर आ रहा है, इस अंतर में बड़ी कमी आ जाएगी कि मुस्लिम आबादी एकदम से इतनी तेजी से क्यों बढ़ी है। क्या उसके पीछे सिर्फ ये वजह है कि एक वर्ग चाहता है, एक तबका चाहता है कि उनकी संख्या बढ़ती जाए, और उसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, यहाँ पे उस तरह के धर्म परिवर्तन नहीं है। जहाँ बहुसंख्यकों की यदि पाकिस्तान में बढ़ रही है और बांग्लादेश में बढ़ रही है तो वहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वहाँ पे एक अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसा माहौल नहीं। जी इस रिपोर्ट में एक और खास बात आई है, जो रिपोर्ट में जिन भी विशेषज्ञों के तर्क आए हैं उसमें सिर्फ ये बात सही आई कि इस चीज से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक दुखी नहीं है, उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। और बात हो रही है हिस्सेदारी की, तो आप देखिए कि बहुसंख्यकों की हिस्सेदारी कम हुई है और अल्पसंख्यकों की बढ़ी है। तो हिस्सेदारी की भी जो बात है तो मतलब जागरूकता आई है ना उनमें, तब तो हिस्सेदारी बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए कि जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, और वो तबके में उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए कि जहां पर यदि संख्या बढ़ रही है, यदि किसी एक राज्य में बढ़ रही तो किस क्षेत्र में बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, उस पर फोकस करके उसका एक समाधान निकालना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में जाकर, या उनके साथ भी वैसा यदि जो सुविधाएं हैं, यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना, तो यदि आप चाहते हैं कि संतुलन बना रहे तो आप आवास योजना में प्रावधान रख दीजिए कि भाई जिसके इतने बच्चे ज्यादा होंगे हमको सुविधा नहीं देंगे, हम मुफ्त राशन में सुविधा नहीं देंगे। तो आप सब पे कंट्रोल एक साथ कीजिए ना, एक समान व्यवहार हो जाएगा तो जो संख्या जिस तरह से है स्थिर रहेगी, समान रूप से बढ़ेगी, ना किसी के बहुसंख्यक होने से ना किसी के अल्पसंख्यक होने से कोई खतरे वाली जो बात है, जो सियासत हो रही है वो नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सरकार को यदि ये मोहन भागवत जी की बात पर जो प्रभु जी ने कहा है कि वो सुझाव दे सकते हैं और सरकार उनकी सुझाव पर अमल भी कर सकती है, तो सरकार को कोई एक ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए। जो आपने भी कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान बुजुर्गों का देश कहलाने लगेगा, तो वो भी हालात ना हो, हमें चीन जैसे अपने फैसले बाद में ना पलटना पड़े कि आपको प्रोत्साहन देना पड़े कि भाई बच्चों की संख्या बढ़ाई, अब वहाँ पे लोग एक बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है, वहाँ पे लोग शादी करने को तैयार नहीं, इस वजह से तो सरकारों को इस पर चिंता करना चाहिए कि समय समय पे आप किस तरह से योजनाओं में परिवर्तन करें जिससे वो परिस्थितियां ना आए जो दूसरे देशों में हमें देखने को मिल रही। तो सलाह एक है, सवाल कई सारे और उसके जवाब भी कई सारे। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो निश्चित तौर पर सलाह, सवाल और सियासत, ये इसलिए भी मौजूदा समय पे इस पर सवाल उठना ज़रूरी है क्योंकि देश की जो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया की 14% आबादी हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके लिए हमारे पास केवल 2% ज़मीन है और 4% जल संसाधन है। तो बढ़ती आबादी का बोझ कैसे उठाएं, बढ़ता जाएगा, कैसे उठाएंगे, और जो फ्रीबीज की होड़ लगी हुई है उसमें ये सिलसिला कहाँ रुकेगा, और जो प्रजनन दर की बात हो रही है उसको तर्कसंगत कैसे बनाया जाएगा, ऐसे तमाम सारे सवाल समाज के सामने मुँह आए खड़े और सरकार के सामने भी। अब उसका हल निकालना भी दोनों की जिम्मेदारी है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।